बल्लम इसलिए कि आस पड़ोस के लोग जान जाएं कि ये डाकिया जा रहा है और रास्ता खाली कर दें लोग। तो इस नाते बल्लम में घुंघरू बांधे जाते थे। मेरे ख्याल से ये कहना कठिन है कि हमारा जीवन सरल और आसान हुआ है या फिर जटिल हुआ है। हम शहर से बराबरी करना चाहते हैं हर चीज़ में जो गांव का आदमी है, और जब उस बराबरी को नहीं कर पाते हैं तो कठिनाइयाँ होती हैं। कई बार खेत बेच करके शादियाँ करते हैं लोग। पिछले 70 सालों में गांव कितना बदल गए हैं, कितना हमने पाया है, कितना खोया है, कितनी उनकी मौलिकता अभी बरकरार है। इस सब की चर्चा हम कर रहे हैं अपने खास प्रोग्राम गांव से 20 पोस्टकार्ड में, जो इस किताब पे आधारित है। इसमें सारे पॉइंट्स हैं जिसे ताऊ जी ने लिखा है। उनसे हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं कि उस समय के गांव कैसे थे और आज हम कहाँ पे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने किताब लिखी है और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें आपने एक जगह लिखा है कि जहाँ 15 दिन में पत्नी के पास मेरी चिट्ठी पहुँचती थी, आज 1 मिनट में मोबाइल फ़ोन पर बात कर लेते हैं। लेकिन आपसी प्रेम भाव और गांव का परिवार भाव नहीं बचा। भौतिक विकास तो हुआ है, लेकिन मन की उदारता, सरलता और स्नेह चले गए। वैसे तो जो कठिनाई मुझे और पत्नी को आती थी वो औरों को, बहुतों को आती होगी, लेकिन मेरे सामने विशेष कठिनाई थी। एक भूवैज्ञानिक होने के नाते मैं फील्ड में, कभी बस्तर में तो कहीं देवदहा में, दूसरी जगहों में कैंप लगा कर रहता था, और मेरी पत्नी हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विद्यालय देखती थी। तो एक ही रास्ता था कि हम विचारों का आदान प्रदान चिट्ठी से करें, और जब हम लिखते थे तो उन्हें 10-15 दिन में मिल पाती थी चिट्ठी, और जब डाकिया आता था तो उसकी वो आवभगत करती थी, उसको चाय पानी कराती थी, बाद में उन्होंने बताया। और इसी तरह से जब उनका पत्र यहाँ से जाता था तो मुझे भी काफ़ी देर से मिलता था, और ये लगता था अरे ये पहले मिल जाता तो मैं कुछ कर सकता था। पहले डाकिया आता था, वो कैसे मतलब पैदल आते थे, साइकिल से आते थे, कैसे उनका कैसा आना होता था? डाकिया शुरू में पैदल आते थे और कंधे पर एक बल्लम रख करके और उसमें घुंघरू लटका करके और लगभग जॉगिंग करते हुए आ जाते थे। तो जो रास्ता है मेड़ पर चलते थे वो उस पर खाली कर देते थे लोग बाग, और डाकिया जब वहाँ पहुँचा देता था तो उस हालत में फिर वो चिट्ठी पहुँचाता था, तो चिट्ठी पाने वाले को लगता था कि बहुत बड़ी बात है कुछ, और वो जब चिट्ठी पढ़ करके, तो मेरे केस में तो वाइफ ने बताया कि उस डाकिये की बड़ी इज्जत होती थी, बड़ी प्रतीक्षा होती थी, और समाचार जो मिलते थे वो बहुत ही विलंब से, कभी कभी पर आवश्यकता से अधिक देर हो जाती थी, कभी कभी समय पे लगभग मिल जाते थे। तो अब तो बदल गया सब कुछ। टेलीफोन आया, कभी गांव भर में एक टेलीफोन, बल्कि गांव में तो होते भी नहीं थे, शहरों में होते थे, जो मोहल्ले में 1 या 2 टेलीफोन होते थे। तो उसके बाद थोड़ा सा टेलीग्राम आने लगा, जो कि दूसरे दिन ही मिल जाता था। जी, अभी आप जब बता रहे थे 2 पॉइंट्स मुझे जिज्ञासा है जानने की, कि डाकिया वो बल्लम में घुंघरू क्यों बांध के रखता था, और दूसरा ये कि जो टेलीग्राम आता था उसमें भाषा की कोई बाध्यता तो नहीं होती थी कि हिंदी में आ जाता था या अंग्रेजी में आता था? अंग्रेजी में ही आता था अधिकतर टेलीग्राम। इसका एक रोचक किस्सा ये हुआ था कि जो रस्तोगी लोग होते हैं लाला, तो उनको एक टेलीग्राम उन्होंने भेजा, और उन्होंने कहना चाहा था कि लाला अजमेर गए।
लेकिन मात्रा नहीं लगती है कैथी में। तो लाला अजमर गए, ऐसा पहुंचा वहां खबर, और रोना धोना शुरू हो गया। तो अर्थ का अनर्थ से ये मतलब है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और वहां पर उसका भाव दूसरा निकलता है। हिंदी में ये कठिनाई नहीं होगी, लेकिन हिंदी का मेरा ख्याल है टेलीप्रिंटर नहीं बना होगा तब तक, जो भी अंग्रेजी में ही उसको ट्रांसलिटरेट करते थे और भेजा करते थे। बल्लम इसलिए कि आस पड़ोस के लोग जान जाएं कि ये डाकिया जा रहा है और रास्ता खाली कर दें लोग। तो इस नाते बल्लम में घुंघरू बांधे जाते थे और कोई कारण नहीं था। जी, तो क्या गांव में उतना अंग्रेजी समझने वाले लोग आसानी से थे, या वो डाकिया ही समझाता था? फिर वो ढूंढते थे कौन समझ पाता है, और उससे ढूंढ करके पढ़वाते थे, फिर पूछते थे। या कई बार डाकिया भी पढ़े लिखे होते थे, लेकिन गांव में कोई ना कोई तो होता ही था। राव जी, आपने एक जगह लिखा है कि कीचड़ और धूल वाली गलियां पक्की सड़क में बदल गई हैं, फिर भी गांव के लोग इस प्रगति का सुख नहीं भोग पाते। शहरी व्यवस्था को गांव के लिए आदर्श मान लिया गया है, जो चकाचौंध तो दे सकता है लेकिन सुख और शांति नहीं दे सकता। अब शहरी लोग गांव इसलिए नहीं जाते कि वहां शीतल मंद सुगंध वाली बयार है, बल्कि अक्सर इसलिए जाते हैं ताकि सस्ती ज़मीन खरीद कर फार्म हाउस बना सकें और अपना काला धन कृषि आय बताकर टैक्स बचा सकें। हाँ, जो अंतिम बात इसमें आई कि कृषि आय, तो कृषि आय कर मुक्त है, और कृषि में जो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो दो उसके लाभ हैं। एक तो लाभ ये है कि जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो ब्याज के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ज़मीन की कीमत बढ़ती है। और जो पुराने ज़माने में जाते थे तब तो ये था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निपट चाकरी भीख समान। तो इसलिए जो आराम से शौक से किसान अपने स्वाभिमान के साथ में काम करता था। आज की तारीख में तो कई बार वो खैरात पे निर्भर रहता है। किसान उस जमाने का जो था वो कभी बेकार नहीं रहता था साल भर में, मगर अब बेकार रहता है और खैरात की उम्मीद करता है। मेरे ख्याल से ये कहना कठिन है कि हमारा जीवन सरल और आसान हुआ है या फिर जटिल हुआ है। हम शहर से बराबरी करना चाहते हैं हर चीज़ में जो गांव का आदमी है, और जब उस बराबरी को नहीं कर पाते हैं तो कठिनाइयाँ होती हैं। कई बार खेत बेच करके शादियाँ करते हैं लोग। अभी हम देखते हैं कि उसके पास काम जब नहीं है, क्योंकि जानवर नहीं है, चरागाह खत्म हो गए हैं, और जानवर नहीं है तो फिर जब खेती का काम बंद हो जाता था, पहले कहते थे कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़, ऐसे 13 दिन में खेती होती थी और 3 दिन में आषाढ़ की खेती होती थी खरीफ की। लेकिन अब तो 2 घंटों में खेती होती है और उसके बाद किसान के पास कोई काम नहीं है। तो एक इसलिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता के प्रकृत सुंदरी की गोदी में खेल रहा तो शिष्य कौन, वो अब बात नहीं रही, और अब कंपटीशन और असंतोष हो गया है। पहले संतोषम परमम सुखम की बात थी, संतोष की भावना थी और उसमें लोग प्रसन्न रहते थे, सुखी रहते थे। अब ऐसा नहीं कह सकते। भले ही सभ्यता का बहुत विकास हुआ है, मगर संस्कृति का ह्रास हुआ है।